स्टेट है या फिर कोई भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इनफैक्ट अगर हम रीट की बात करेंगे तो उसके लिए भी आपका क्या हो जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट सीरीज शुरू हो जाएगी जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम शिव पवार है और मैं खुद एक डी एल एड का स्टूडेंट हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चंस की। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे और एक बार लगाने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज सजेस्टेड दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रो एट डिफरेंट रेट्स। ठीक है, ऐसा कौन सा नियम है जो ये सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है, डेवलपमेंट इज वन डायमेंशनल, या ग्रोथ इज यूनिडायरेक्शनल, डेवलपमेंट इज अ डिस्क्रीट प्रोसेस, या फिर द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। यानी हम अगर अंगों की बात करेंगे, हमारे शरीर के जो अंग हैं, हर एक अंग का जो प्रोसेस होता है उसके विकास का वो अलग अलग होता है। ऐसा कौन सा रूल आपको इसके बारे में बताता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है आपके पास, द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक प्लेस इज अ सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। ऑप्शन 2 है, चाइल्डहुड इज अ पीरियड विच कैन बी डिवाइडेड इंटू 10 डिफरेंट स्टेजेस। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन 3, द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन द हेरिडिटी। बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। क्या ये आंसर करेक्ट है? बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा सकते हैं। गलत हो जाएगा बिल्कुल, है ना। बच्चों का सोच सामाजिक एवं अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल होती है, अंतःक्रिया होती है समाज के साथ में, ये भी गलत हुआ। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित है, नहीं, बच्चे जो होते हैं जब वो समाज के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उससे भी सीखते हैं। देखो, हेरिडिटी का तो फ़र्क पड़ता है बट कहीं ना कहीं समाज का भी फ़र्क पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारे पास। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यानी कल्चरल, और साथ ही साथ हम बात करेंगे जब वो समाज के कांटेक्ट में आ रहा है तो उससे भी उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप्स इन अ प्रीडिटरमाइंड वे इज कॉल्ड। किस नाम से जानेंगे? आनुवांशिकता विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम परिपक्वता या फिर मैचुरेशन। ठीक है, अडप्टेशन आप जानते हैं क्या होता है, लर्निंग तो सीखने को कहा जाता है, समाजीकरण जब बच्चा समाज के कांटेक्ट में आता है तो उसका सोशलाइजेशन होता है, और अडप्टेशन होता है अवस्थाओं को क्या कर लेना, अपना लेना। बट अगर हम बात कर रहे होंगे कि आनुवांशिकता विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, तो वो होता है परिपक्वता या फिर मैचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक क्या है? अगर आप बात करते हैं तो समाज के कॉन्टेक्ट में जब बच्चा आ रहा है तो समाज का प्रथम कारक वो किसको कहेगा? देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। समाज में सबसे पहले उसके लिए आएगा परिवार, और उसका जो द्वितीय कारण वो हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मीडिया और परिवार नहीं आएगा, विद्यालय और मीडिया नहीं आएगा, मीडिया और नेबरहुड नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले बच्चे के लिए जो प्रथम समाजीकरण का जो प्रथम अवयव है वो हो जाएगा परिवार फर्स्ट, और सेकंड नंबर पर क्या आता है बच्चे के लिए, वो है उसका विद्यालय। ये कह सकते हैं कि विद्यालय जो होता है वो बच्चे का दूसरा परिवार होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी, लॉरेंस कॉलबर्ग का जो सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, मोरल वैल्यूज़ के लिए है। उसमें इन्होंने किसके बारे में बात की है? लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? जब बच्चा 7-8 साल का बच्चा जो निर्णय लेता है वो किस प्रकार का, इसके लिए आपने उसका एक 6 अवधारणाओं वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसी के अंदर से ये क्वेश्चन है। लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चे में नैतिक निर्णय लेने का आधार। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था, ये इसके अंदर नहीं आएगा।
सामाजिक व्यवस्थाओं की बात बच्चा 7-8 साल में नहीं कर रहा है। सामाजिक अनुबंध बनाए रखना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस जी नहीं। बच्चा इसमें क्या करता है, आज्ञा और दंड, यानी उसको पता है कि आज्ञा नहीं मानेगा तो उसको दंड मिलेगा, तो वो इस अवस्था में है अभी। ठीक है, तो 7-8 साल की, इसकी अलग अलग आयु के अनुसार उसने स्टेजेस बांटी है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, तो उसमें हो जाएगा 7-8 साल में बच्चा जो है वो दंड और आज्ञा पालन, यानी वो अगर वो आज्ञा को नहीं मानेगा तो क्या होगा, उसको दंड मिलेगा। तो इस पर आएगा ये वाला क्वेश्चन आपका। ठीक है, नेक्स्ट, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में यूज हुआ है? जब हम बात करते हैं सिविलाइजेशन, तो वो किस संदर्भ में उसने यूज किया? पहला ऑप्शन है बच्चों को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, या दूसरों को का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, या तीसरा है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, या फिर स्थानों जैसे अपने विद्यालय के स्थानीय का मानचित्रण करना। तो जीन पियाजे ने जो क्रमबद्धता शब्द का उपयोग किया है उसका मतलब हो जाएगा वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। ठीक है, या फिर ऑर्डरिंग ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन डायमेंशंस लाइक लेंथ, उनकी लंबाई के आधार पर बच्चा चीज़ों को क्या कर रहा है, देख रहा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन उससे बड़ा है, वो लगातार उनको क्या कर रहा है, लगा पा रहा है। तो ये जो हो जाएगा, ये जो पैटर्न हो जाएगा, इसको उन्होंने कहा है क्रमबद्धता। नेक्स्ट हो जाएगा 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार इसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है? क्या लगता है आपको? 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबा दिया जाए तो वो एक सांप के रूप में परिवर्तित हो जाती है। चिकनी मिट्टी सांप के रूप में परिवर्तित कर दिया तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? क्या जीववाद? जी नहीं, यहाँ जीववाद की तो बात होगी नहीं। सेकंड, केंद्रीयता, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यहाँ रीजनिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। संकीर्ण परिणाम निकालना या परिणाम निकालना, या फिर हम बोलते हैं ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, नहीं। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीयता। ठीक है, कंसंट्रेशन या फिर सेंट्रेशन जब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, उसको लग रहा है, उसका ध्यान केंद्रित है उस चीज़ के ऊपर कि अगर वो उसको क्या कर रही है, दबाएगी तो वो जो मिट्टी है वो बढ़ जाएगी, तो इसको हम कहेंगे केंद्रीयता। नेक्स्ट अगला है, ले वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विज्ञान का सिद्धांत किस चीज़ पर आधारित है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि सोशल जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसके ऊपर आधारित है जो ले वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है। ठीक है, व्यवहार का तो आप जानते हैं, व्यवहारवादी में हम वाटसन को अक्सर पढ़ते हैं, तो ये इसके करेक्ट आंसर नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 9 है, ले वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? जब बच्चा क्या करता है, खुद से बात करता है, स्वयं से संवाद करता है। कई लोगों ने इसको इगोसेंट्रिज्म कहा है, जब बच्चा खुद से बात करता है, बट ले वाइगोत्स्की का स्पेशली पूछा जा रहा है, तो ले वाइगोत्स्की ने इसको कहा है प्राइवेट स्पीच, जिसको हम बोलते हैं निजी संवाद। ठीक है, प्राइवेट स्पीच इसको ले वाइगोत्स्की ने कहा है। अब इसका आंसर इगोसेंट्रिक भी लगा सकते हैं कि जब बच्चा खुद में खोया हुआ है तो खुद से बात कर रहा है, तो नहीं, बट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निजी संवाद या फिर प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी विशेषता हो सकती है? ठीक है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है किसी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिशील कक्षा, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, फोकस करते हैं प्रैक्टिस पर और ड्रिल पर, एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रीगेशन, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, या फिर सहयोगिता पूर्ण अधिगम यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग, या फिर यूज़ ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा की या फिर प्रोग्रेसिव क्लासरूम की, तो इसकी एक स्पेशल विशेषता क्या हो जाएगी, यहाँ पर होती है कोलैबोरेटिव लर्निंग या फिर सहयोगितापूर्ण अधिगम। सहयोग किया जाता है, शिक्षक के द्वारा किया जाता है बच्चों का, बच्चे एक दूसरे को भी क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उसको कहा जाता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो ये एक प्रगतिशील शिक्षा जो हम बात करते हैं उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। बच्चा देख लेता है कि दूसरों की क्या नियत है और उसकी इच्छा क्या है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? बच्चा किस तरह का है? क्या वो स्पैटिकल इंटेलिजेंस है,
इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, या फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। स्थानिकीय संबंध बुद्धि, अंतराव्यक्तित्व बुद्धि, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, या फिर प्राकृतिक बुद्धि। तो इस तरह की जो बुद्धि होती है, जब बच्चा दूसरों की समझ लेता है कि क्या उसको बोला जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो उसकी एक प्रकार की बुद्धि है और इस बुद्धि को नाम दिया जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, आप याद रखेंगे, जब बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर उसकी इच्छाओं को समझने की योग्यता रखता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? किसके बारे में बात की गई है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बच्चे के लिए और अच्छा है। विद्यालयों का बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? जी नहीं। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं? बिल्कुल। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चे को कैसा होना चाहिए? बहुभाषी होना चाहिए। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं में क्या कर सके? संवाद स्थापित कर सके, चीज़ों को सीख सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, एक मिनट, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जेंडर्स भूमिकाएं हैं, जेंडर है वो किस तरह की भूमिकाएं हैं? अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जी नहीं, जन्मजात तो नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जैविक संरचनाएं, नहीं, बायोलॉजिकल तो नहीं है। जेंडर जो शब्द है वो एक बायोलॉजिकल उसको इंडिकेट करता है बट टर्म्स को, बट वो एक भूमिका में नहीं रहता इसकी, ठीक है। आनुवंशिक निर्धारित नहीं। जेंडर है लर्नड बिहेवियर, जैसा हम सीखते हैं हम उस तरीके से डिफ्रेंशिएट लेकर आते हैं जेंडर के थ्रू, तो ध्यान रहेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लर्नड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है? जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो इसमें क्या होता है? छात्रों के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना करना? बिल्कुल भी नहीं। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा सत्र को इसके अनुसार निर्धारित करना? बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, आप बच्चों की जो समझ है उसको क्या करें, उसको आंकें, और आंकने के बाद उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम को क्या किया जाए, डिज़ाइन किया जाए, और उसके अनुसार ही रूपांतरित किया जाए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड और फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना? बिल्कुल भी नहीं, ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है। छात्रों को किसी विषय में असफल और विफल घोषित करना? जी नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? कौन कौन सी बातों पर शिक्षक को विचार करना चाहिए? नंबर 1, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? नहीं। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है? बिल्कुल सही है। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा? बिल्कुल हो सकता है। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? नहीं। 2 हो जाएंगे इसके। विशिष्ट छात्रों का अधिगम वक्र पता लगाने में मूल्यांकन आपका हेल्प करेगा, और कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा? बिल्कुल, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षक भी अपने जो शिक्षण शास्त्र है उसको अच्छे तरीके से क्या करे, समझे कि बच्चों के लिए किस तरह का यूज़ करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड, बट हमारे किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में कुछ मिस प्रिंटिंग है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड और थर्ड, इसमें फर्स्ट नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? क्या होती है समावेशी शिक्षा? आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा है? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए? बिल्कुल नहीं। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ी जाए? जी नहीं। योग्यता से परे सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए? बिल्कुल, ये हो जाएगी आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा। सभी बच्चों को क्या मिले, पढ़ाई के अवसर मिले, एक ही छत के नीचे सब पढ़ पाएँ, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, CWSN हो, किसी भी प्रकार के वो बच्चे हो, वो एक ही छत के पीछे नीचे एक ही प्रकार की शिक्षा को क्या कर पाएँ, अध्ययन कर पाएँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, कथन
पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। बिल्कुल, उसको इंडिकेट करने के लिए क्या करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके अपनाने चाहिए। ये बात सही है। क्या इसका कारण ये है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकता हेतु शिक्षा छात्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे की जो समझ होती है वो अलग अलग होती है और उसके लिए ये ज़रूरी है कि शिक्षक बच्चे के अनुसार अलग अलग प्रकार के क्या अपनाए, तरीके अपनाए। ठीक है, या बच्चों को चीज़ें अच्छी तरीके से नज़र हो पाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और जो रीज़न है वो कथन की पूरी तरीके से क्या करता है, व्याख्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। वो ठीक से क्या नहीं कर पाती, पढ़ नहीं पाती, लिख नहीं पाती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, क्या कहा जाएगा उसको, वो ठीक से लिख नहीं पा रही है, अक्षर बनाने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो किस प्रकार का ये एक विकार हो जाएगा। पठन वैकल्प नहीं, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आलेख, इसको कहा जाएगा आलेख वैकल्प। आलेख वैकल्य, ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है राइटिंग ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे आप नोट भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, अगर बच्चे में कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं तो उनको करने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है, मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन मेथड्स एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट, और क्या कर सकता है, शिक्षा शास्त्रियों, उपागमों और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने का जे नहीं, रटंती शिक्षा की तो हम बात ही नहीं करते हैं। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्बलन पर नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा शास्त्री जो उपागम है, जितने भी थ्योरीज दी गई हैं उनका उपयोग करना और मूल्यांकन के साधनों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, Which of the following is an essential characteristics of creativity? सृजनात्मकता का इनमें से कौन सा अनिवार्य लक्षण है। क्या होना चाहिए अगर बच्चों को सृजनात्मक होना है हर फील्ड में, तो उसको हम कहते हैं, वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। उसकी सोचने की, समझने की जो पावर होनी चाहिए अलग अलग दिशाओं में होनी चाहिए, बच्चा हर चीज़ के बारे में सोच सके, उसको कहा जाता है अपसारी चिंतन। तो ये अगर योग्यता बच्चे के अंदर है तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, सृजनात्मक होगा। ठीक है, और यही हम बात करते हैं जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो उसमें बच्चे को बात की गई है सृजनात्मकता की ओर उसको ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार से निकालते हैं। जब वो ज्ञान की संरचना कर लेते हैं तो वो उसका अर्थ किस प्रकार से निकालते हैं, सक्रिय अन्वेषण द्वारा। कैसा होता है, बच्चे सक्रिय अन्वेषण कर लेते हैं, बिल्कुल करते हैं। खेल द्वारा, बिल्कुल करते हैं। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, बिल्कुल उसको प्रयोग भी करते हैं। सहपाठियों और वयस्कों के संग सहभागिता, बिल्कुल करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चे सक्रिय अन्वेषण भी करते हैं, उसके अंदर उसको चीज़ों को खोजते हैं। खेल द्वारा तो उनका फेवरेट होता है। पदार्थों पर क्रिया करते हैं, प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ सहपाठियों और वयस्कों से भी वो उसके साथ जुड़ पाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह बांटकर याद रखने के लिए सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति, क्या कहा जाएगा इसको। मतलब एक 10 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किसी का फ़ोन नंबर है। तो सपोज टीचर ने इसको कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से याद रखना है। तो इसको कहा जाता है खंडीकरण। बच्चे ने क्या कर लिया है, चीज़ों को क्या कर लिया है, फ्रेगमेंटेशन, उसको क्या कर लिया है, उसके खंड कर लिया, और उसके बाद वो उसको क्या करेगा, याद करेगा। तो ये प्रोसेस जो है इसको कहा जाता है खंडीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए।
ठीक है। पहला है परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन करना है। विषय वस्तु को रटना है। देखो रटने की तो बात बिल्कुल भी नहीं होती है बच्चों के साथ। दूसरों को निष्क्रिय अनुकरण नहीं, हमेशा ये नहीं है कि अनुकरण ही कर लो। उद्दीपन अनुप्रिया यानी जो आपके पास स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्स संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवेश से सहभागिता। बच्चा जो है वो जितना ज़्यादा हो सकता है वो अपने परिवार से जुड़े और वहाँ से वो चीज़ों को क्या करे, उसके कौशल सीखे, ज्ञान का अर्जन करे। तो ये अधिगम की सबसे अच्छी जो प्रोसेस है उस पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए कि वो परिवेश से ज़्यादा सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने के लिए सुसाध्य करता है? पहला है सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने और फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। ठीक है, क्या ये होना चाहिए? नेक्स्ट, परामिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पढ़ने पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। तीसरा है अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। चौथा है रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए कहती है क्योंकि यह है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रीड करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम युग्म सामाजिक, एक जोड़ा आपको बनाना है किसी भी दो का, जो संरचनात्मक उपागम के अनुसार, यानी जब हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में, सुसाध्य करता है बच्चों को पढ़ने के लिए। पहला है सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके द्वारा सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर यहाँ पुनर्बलन दिया जा रहा है बच्चों को। दूसरा है परामिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। देखो बात यहाँ पर किसकी हो रही है? सोशल स्ट्रक्चरल अप्रोच। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले होना चाहिए सेकंड, और उसके साथ अरुंधति नए शब्दों के अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल ये भी हो सकता है। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए कहती है। देखो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच में नहीं आएगा, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में कौन सा आ सकता है? सेकंड और थर्ड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों की समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं आप अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके? बिल्कुल गलत, आप इससे समस्या समाधान नहीं कर सकते हैं। समस्याओं को हल हेतु अटल तरीके से इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तीसरा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। बिल्कुल आप उनके जैसी दूसरी चीज़ों को क्या करें, बच्चे अगर करते हैं तो उससे निश्चित उनकी जो समस्या है उसका समाधान होगा, जिसको बोलते हैं बाय प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ एनालॉजीज। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर उसके जैसी दूसरी चीज़ों को बच्चा लगातार करता रहे तो वो प्रॉब्लम्स अपने आप ही दूर हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? पहला है सार्थक अधिगम, बिल्कुल मीनिंगफुल लर्निंग की बात की जा रही है। कक्षा में संदर्भ सहित अधिगम को बढ़ावा देना। कक्षा में संदर्भ सहित अधिगम को बढ़ावा देना, बिल्कुल उनका मतलब भी बच्चों को बताते रहें। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। एक समस्या पर अलग अलग तरीकों से अगर विचार किया जाए तो उससे सार्थक अधिगम बढ़ेगा। बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, रट्टा मारकर, बिल्कुल गलत, ये गलत। शिक्षक द्वारा श्याम पर लिखे गए उत्तरों की नकल, बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उनको क्या किया जाए, एक ही चीज़ पर, एक समस्या पर बार बार क्या किया जाए, अगर विचार किया जाए तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए एक मीनिंगफुल लर्निंग को सुसाध्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर अध्यारोपित करते हैं, अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर अध्यारोपित करते हैं तो उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होगी? बिल्कुल शर्म जी नहीं, गुस्सा जी नहीं, गर्व, इसको कहेंगे प्राइड। बच्चे के अंदर क्या आएगा? प्राइड आएगा। अगर वे अपने कार्य को
कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर अध्यारोपित करते हैं, तो उसको कहेंगे बच्चे के अंदर गर्व की अनुभूति होगी। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ऐसा क्यों करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अगर उसके मन में कुछ भ्रांतियां आ गई हैं, कुछ संकल्पनाएं आ गई हैं, तो इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, ऐसा शिक्षक को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल ये चीज़ें आ जाती हैं बच्चों के अंदर। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि वे सीखने सिखाने, बिल्कुल अगर डाउट बच्चे के अंदर होंगे तो वो जरूर सीखेगा चीज़ों को। वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सदैव निराधार नहीं होती, बल्कि बच्चों में आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को, बिल्कुल अगर डाउट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो डाउट बच्चों के लिए कहीं ना कहीं मददगार भी है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो उसने कहा था कौन सा सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें सही हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? तो ये कहा जाता है व्यवहारवाद के द्वारा। जब आप व्यवहारवाद के जो दार्शनिक हैं उनको पढ़ेंगे या मनोवैज्ञानिक हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बच्चों को अगर पुनर्बलन दिया जा रहा है तो बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया सहज हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारा आज का जो सेशन है वो समझ आया होगा। अगर आपको जो आज की सेशन है वो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिले इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।